हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा एक अभ्यास सीरीज चल रही है यूपीएससी पीवाईक्यू मेंस को लेकर के। ठीक है, तो हम इसमें उत्तर लेखन अभ्यास कराते हैं। थोड़ा सा पीटी के लिए भी कुछ काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो हम उस पर भी लगे हुए हैं। तो वीडियो जो है 1-2 दिन के गैप में आ रही हैं। हालांकि हमारा कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि डेली एक वीडियो आपको उपलब्ध हो, लेकिन वो उसमें हम क्वालिटी कंटेंट पे भी ध्यान देते हैं कि कंटेंट ऐसा ना हो कि आपको ऐसा हो कि सर ने ऐसे ही जो है पढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। तो इतने दिन में आप देख पा रहे होगे कि आज 43 का जो है क्या है, 43 उत्तर लेखन अभ्यास है। ठीक है, डे 43 है। इससे पहले हमने 42 क्वेश्चन जो है करा लिए थे। तो अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो आप लोग एक बार देखिए। ऐसा उत्तर लेखन देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहा हूँ। आपको पेड में तो बहुत सारे मिल जाएंगे कुछ भी बताने के लिए, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ फ्री में मैं आप लोगों को इतनी सुविधा दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कॉपरेट करिए। और ये सीरीज बिल्कुल बंद नहीं होगी, आप लोगों के हित में है। आप इसको निरंतर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपका मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और इनमें बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान देता हूँ कि जो बच्चे आज बिगनर हैं, जो नए हैं, अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ऐसे स्टार्ट मैंने फ्रेमिंग भी देता हूँ, फ्रेमिंग करके भी देता हूँ। अब बताइए, फ्रेमिंग भी दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना होगी पेपर टाइम में। अगर आपको उत्तर 2013 से लेकर के 2025 तक के सारे उत्तर आपको अगर देखने हैं तो मैं फ्रेमिंग करके दे रहा हूँ। केवल आप फ्रेमिंग देख के चले जाएंगे। अगर उससे भी 1-2 क्वेश्चन भिड़ गया तो काम हो जाएगा। मेंस में ऐसा नहीं है कि मेंस थीम तो रिपीट होती है ना, तो आप कुछ भी अगर ठीक से, अगर पूरा पेपर ही ठीक से, अगर 4000 शब्दों का पेपर होता है, 4000 शब्द आपको अगर ठीक से 3500-3600 शब्द लिखने होते हैं, अगर टोटल अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो अगर मान लो 4000 शब्द लिखने ही हैं, तो अगर आप ठीक से पूरा पेपर हल करके चले आए 20 के 20 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लेकिन वही है कि सही दिशा में हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख करके। अगर आपने ये देख लिया, फ्रेमिंग देख ली, उत्तर जैसे लिखवा रहा हूं मैं, अगर ये देख लिया तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होंगे और क्वालिटी कंटेंट कंटेंट में क्वालिटी भी होगी। ठीक है, तो यूपीएससी इन प्रश्नों को नकार नहीं सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सीरीज बंद नहीं होगी और प्रैक्टिस सीरीज पे भी हम बहुत जल्दी काम करेंगे। अभी क्या है कि प्रीलिम्स पे फोकस है, इसलिए प्रैक्टिस सीरीज को थोड़ा सा बीच बीच में बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो खैर ज्यादा बातें न करते हुए सीधे हम चलते हैं। तो गवर्नेंस अभी करा रहे हैं, 2021 का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे 2021 है। बहुत जल्दी, बस 3-4 दिन में 25 तक के खत्म करके फिर इंटरनेशनल रिलेशन। कुछ बच्चों ने कहा था, एक बच्ची और है हमारी सिस्टर, उन्होंने इंडियन सोसाइटी बोला है कि इंडियन सोसाइटी स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग तय करिए कि मैं कौन सा स्टार्ट करूं। मैं भी दोनों में हूं कि कोई भी विषय आप बोल सकते हो, एथिक्स पैथिक्स जो बोलोगे वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे तो क्या पढ़ाना ही है। लेकिन बस यही है कि कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जिनको क्वालिटी पे हम बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते, तो हम उन्हीं विषयों को देखिए, आईआर वगैरह के विषय लाओगे तो भी आपको फायदा। कोई भी स्टार्ट करवा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं है। आप लोग तय करिए कि आपको कौन सा विषय चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे। तो देखिए, हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है। सिलेबस के साथ साथ हमको पीवाईक्यू देखने हैं। इसी तरह प्रीलिम्स में भी होता है कि हम पीटी की जो भी सीरीज देखें तो उसके साथ साथ उसका सिलेबस देखें। और सिलेबस पूर्णतः डिफाइन नहीं है तो हम मेंस के सिलेबस को ज्यादा देखते हैं, और मेंस के सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीटी के पीवाईक्यू प्लस मेंस का सिलेबस प्लस प्रीलिम्स का सिलेबस, और यूपीएससी मेंस के लिए हमको पीवाईक्यू देखने हैं और मेंस का सिलेबस देखना है। ठीक है, तो इतना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है वो हमारी बाउंड्री सेट करता है। तो हमको शासन व्यवस्था तक सीमित रहना है। अभी गवर्नेंस के प्रश्न करा रहे हैं, तो आप सीधे आओगे तो आपको 15 नंबर टॉपिक गवर्नेंस से डायरेक्ट दिखाई देगा और 16 नंबर। हालांकि कुछ टॉपिक्स आपको पॉलिटी के भी दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर आप प्रभावक समूह। अब आज प्रश्न तो प्रभावक समूह से ही पूछा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक समूह से ही पूछा गया है। तो हम पूर्णतः जो है पॉलिटी को, गवर्नेंस, कुछ सब्जेक्ट, कुछ ऐसे जो है टॉपिक होते हैं जिनको आप पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते कि इसको हम पॉलिटी में रख लें कि उसमें रख लें, है ना। वो अलग है कि यूपीएससी ने उसको अलग अलग करके दे दिया है। तो आप देखिए, शासन व्यवस्था अर्थात पॉलिटी में पारदर्शिता, जवाबदेही की महत्वपूर्ण पक्ष, ये सब चीजें आपको एथिक्स में भी मिलेंगी। जब आप एथिक्स पढ़ोगे तो ये शब्दावली मिलेंगी। और आपने एथिक्स ठीक से पढ़ लिया, सेकंड एआरसी पढ़ लिया, तो आपका तो ऐसे मेंस में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप सारे सब्जेक्ट मेंस के अगर ठीक से अच्छे से पढ़ लिए तो सिलेक्शन आपका पक्का है, पक्का है, पक्का है। बस आप मन से, बस जैसा बता रहा हूँ बस ऐसे पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहोगे आप। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अब देखिए, ई गवर्नेंस, ये सिलेबस बार बार मुझको बताना पड़ता है, आप लोग देख लीजिए इसको। फिर इसमें 16 नंबर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, एथिक्स में भी ये देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आईआर के आ जाते हैं 17, 18, 19, 20, और बाकी ये पॉलिटी के हैं। आप इसमें देख लीजिए, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक पॉलिटी के पॉइंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस भी उसी में थोड़ा सा, शासन व्यवस्था है ना, तो पॉलिटी क्या है, शासन प्रणाली है, और गवर्नेंस क्या है, शासन व्यवस्था है। तो पॉलिटी, शासन प्रणाली जो सिस्टम है, उसको शासन व्यवस्था के साथ हमको जोड़ करके देखना है। ठीक, फिर हमने इसको जो है सीधे अलग कर दिया है 15 नंबर 16 नंबर टॉपिक को, कि आपको दिक्कत ना हो गवर्नेंस में, सिर्फ आपको इन्हीं पे ध्यान देना है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में, अब सिलेबस से जोड़ करके देखिए, इसीलिए मैंने इनको अलग कर दिया कि आप सिलेबस देखो, नीचे क्वेश्चन देखो, फिर सिलेबस देखो, नीचे क्वेश्चन देखो, फिर सिलेबस देखो। ठीक है, तो प्रश्न को सिलेबस से जोड़कर देखना है, इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पर लिख करके भी बता दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, प्रश्न को जब भी पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ही ध्यान से, कि अभी क्योंकि आप सीख रहे हो तो सीखने में आपकी दिमाग आपका ज्यादा जाना चाहिए कि यार कोई क्या पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से कान लगा के देखोगे तो क्वेश्चन आपसे कह रहा होगा कि भाई साहब
इसमें ये चीज डालिए भाई साहब, इसमें ये चीज डालिए, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो भारत में अब कुछ प्रश्न में मैं क्या करता हूँ, जो लगता है मुझे कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो उसकी मैं अलग से समझाने के लिए अलग फ्रेमिंग करके मतलब अलग आपको बता देता हूँ कि मतलब फ्रेमिंग करना है। फ्रेमिंग से पहले मैंने क्वेश्चन समझाया, फिर फ्रेमिंग करी, फिर उत्तर लिखा। ये 3 पॉइंट मेरे रहते हैं हमेशा। लेकिन जब लगता है कि यार ये तो छोटी चीज है, ये तो आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर उसके लिए अलग से नहीं बताता, केवल आपको तब आपको केवल फ्रेमिंग दे देता हूँ और आपको एक में उत्तर लिख के दे देता हूँ, है ना। तो आज मैंने जो है इसको समझाया नहीं है, मतलब समझाने के लिए आपको लिख के दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। भारत में सार्वजनिक नीति अर्थात पब्लिक पॉलिसी जो सरकार बनाती है उसके बारे में बोल रहा है। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। पब्लिक पॉलिसी बनाने में अगर सरकार मान लो पब्लिक पॉलिसी बनाती है तो दबाव समूह जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले जितने भी प्रश्न कराए इसमें प्रेशर ग्रुप की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। इसका मतलब प्रेशर ग्रुप बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो आपको प्रेशर ग्रुप पे ध्यान देना। अगली बार हो सकता है यूपीएससी फिर प्रश्न बना दे, तो करंट अफेयर पे फोकस रहना। और उसके साथ साथ जो मैं ये प्रश्न करा रहा हूँ प्लस गवर्नेंस की छोटी मोटी शब्दावलियां आपको तैयार करके रखनी है, उत्तर आपका आराम से हो जाए। क्योंकि भाई सीमा भी तो है, 150 और 250 शब्द में लिखना है। अब इसमें अगर आप ज्यादा ज्ञान बटोरोगे तो फेल हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। तो आपको क्या करना है कि दबाव समूह पहले आपको चेक करना है कि दबाव समूह होते क्या है, पहले समझने के लिए। तो आप जैसे कि मान लो ये सरकार है, ठीक, सरकार यहाँ नीतियां बना रही है। अब ये क्या है कि कुछ यहाँ पर बीच में मान लो एक सीमा है और यहाँ पर कुछ पब्लिक है, ठीक, यहाँ पर ये पब्लिक है मान लो ये, ठीक। पब्लिक में से कुछ समूह, ये पब्लिक में से कुछ निकल के आते हैं, वो कुछ प्रभावक समूह, दबाव समूह, जैसे किसान संगठन है, किसानों के लिए अलग एक समूह बन गया है ना। और किसी समस्या मान लो कि उद्योगों के लिए अलग एक समूह बन गया है ना। तो ये समूह क्या होते हैं, सरकार को सलाह देते हैं कि सर हमारी नीतियां किसानों के हित में नीतियां बनाई। जैसे आप किसान आंदोलन हुआ था 2020 में, आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण आपको किसान आंदोलन में दिखाई देगा। तो किसान आंदोलन में किसानों के हित की कौन बात करेगा, तो उनके समूह होते हैं ना, जैसे भारतीय किसान यूनियन, BKU, ये अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास जाते हैं। सरकार फिर सबको नहीं बुला सकती, सारे किसानों को बैठा के अपने पास बात थोड़ी कर लेगी, उतनी सीमा नहीं है, जगह नहीं है, बात ही नहीं कर पाएगी सबसे। तो कहती है कि भैया आप क्या करिए कि हमसे बात करने के लिए अपने नेता को बुलाइए। तो नेता कौन होता है, वही किसान यूनियन से। आप देखिए सीधा सिंपल देखिए कि जैसे कोई बात अगर आप मान लो कि कोई झगड़ा हो गया आपसे, ठीक, मान लो कि डिप्टी एसपी रैंक का कोई अधिकारी है जो है, आपसे झगड़ा हो गया और आप उनके पास गए, तो कहे अभी आप सीधे सीधे जो है, अभी यूपीएस-पीसीएस का आंदोलन, खुद इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा था यूपी-पीसीएस को लेकर के, ठीक, काफी जो है आंदोलन हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि कई बार अधिकारी, सोशल मीडिया में आपने देखा, कई बार अधिकारी आकर के क्या बोल रहे हैं कि कई सारे लड़के वहां खड़े हुए हैं, पूरी भीड़ है। अब अधिकारी आता, बात ही नहीं कर रहा है। अधिकारी कह रहा है भैया किसी नेता को लेकर के आइए। तो कोई एक व्यक्ति होगा जो सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो अधिकारी से बात करेगा, अधिकारी फिर उनकी बात को सरकार तक ले जाएगा और सरकार क्या करेगी, उस पर कानून बनाएगी, कुछ करेगी, ठीक, सिंपल सीधा बात। तो वही चीज यहाँ पर है कि मान लो भारतीय किसान यूनियन है, उसने क्या अपनी बात जो है, भारतीय किसान यूनियन कई सारे किसानों के संगठनों का समर्थन पड़ा करके ये किसान यूनियन बना। और किसान यूनियन सरकार को, ये सरकार है, इसको सलाह दे रही है कि सर किसान के लिए, हित के लिए कानून बनाने के लिए आपको ये पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे। फिर मान लो कि CII है या एसोचैम है, ये औद्योगिक संघ है, मतलब कि व्यापारिक समूह है, ठीक है, मतलब कि संगठन है। और फिक्की है, FICCI, फिक्की, ये भी एक समूह है। जैसे भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित में काम करता है, वैसे CII प्रभावक समूह, दबाव समूह है, ये क्या करते हैं कि व्यापारियों के हित में काम करने के लिए। तो ये सरकार जब इनको कोई योजना बनानी होती है, सरकार इनके हित में कोई काम कर रही है तो इनको बुला लेती है, नहीं तो इनको हित में काम नहीं होता तो ये भी आंदोलन करने लगते हैं। तो इसलिए बस इनको ध्यान रखना। तो वही चीज आपसे पूछ रहा है, मैंने समझाने के लिए इतना समय ले लिया, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग मैनेज करना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में सार्वजनिक पब्लिक पॉलिसी बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ तक रुक गया, इतनी बात आपसे केवल उन्होंने अपनी बात रखी कि ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आपको उत्तर देना कि समझाइए कि अब दबाव समूह कई होते हैं, उसमें केवल उसने व्यवसायिक संघ की बात करी। अब आपको किसान यूनियन, दुनिया की यूनियन की बात नहीं करनी, ठीक है, तो आपको केवल किसान यूनियन की बात करनी है, तो किसान संघ की बात करनी। तो यहाँ पर लिखा समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं, ठीक। अब आपको लिखना कैसे, सिंपल है, जब भी आपसे प्रश्न पूछे भूमिका बनानी है, 1-2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन की, ठीक, जैसे 150 शब्द में प्रश्न है तो उसी हिसाब से 150-200 में। फिर उसके बाद मुख्य भाग लिखना है। मुख्य भाग में भी ये आपको कोई बात उसने पूछी तो आपने वो बात रखी। फिर उसकी कुछ समस्याएं होती हैं, समस्याएं रख सकते हो। अगर समस्याएं पूछी गई हैं तो मतलब समस्याएं या चुनौतियां, अगर नहीं पूछी गई हैं तो नहीं लिखो। समाधान देखिए, कोई भी उत्तर लिखोगे तो पहले कोई बात रखोगे, फिर उसका समाधान बताओगे। उसकी चुनौतियां होंगी, पहले चुनौतियां बताओ, फिर उसके बाद उसका समाधान बताओ। समाधान अगर नहीं पूछ रहा है तो आपको उसको निष्कर्ष में ही डाल सकते हो समाधान के रूप में, तो वो पॉजिटिव निष्कर्ष हो जाता है। तो इसमें आपको छोटा सा निष्कर्ष देना, हो जाएगा उत्तर। अब आपको देखिए मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे आपके प्रश्न को मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर मैंने भूमिका देखिए, ये फ्रेमिंग है। जो बच्चे पहले से उत्तर लिख रहे हैं वो केवल मेरी फ्रेमिंग देख के जा सकते हैं, ठीक। आपको दिसंबर जनवरी तक मेंस के लिए फोकस रहना, मेंस की आंसर राइटिंग करते रहना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल आप हटिए मत।
फिर उसके बाद प्रीलिम्स पे अभी थोड़ा थोड़ा फोकस रही, लेकिन उत्तर करते रहिए, एक उत्तर तो कम से कम कर ही लीजिए, ठीक है। फिर इसमें क्या करा, मैंने फ्रेमिंग में लिखा कि भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दबाव समूह किस प्रकार से योगदान देते हैं। तो दबाव समूह होता क्या है, कि मतलब इसमें पूछा है कि शासन प्रणाली में दबाव समूह की क्या भूमिका होती है, तो हमने वही चीज यहाँ पर सार्वजनिक नीति में, तो सार्वजनिक नीति में हमको दबाव समूह की बात करते करते आपको CII, फिक्की, SHOM की बात करते हैं, आपको बात समाप्त करनी, मतलब भूमिका में बता देना कि हाँ हम इसके बारे में जानते हैं। फिर मुख्य भाग में कि ये क्या करते हैं, विशेषज्ञता अपनी प्रदान करते हैं, ठीक। व्यवसाय संघ और क्षेत्रीय चुनौतियां होती हैं, उत्पादन लागत, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जो उत्पादन कर रही है, तो उत्पादन लागत को लेकर के, या वैश्विक प्रवृत्तियों में शोध आधारित रिपोर्ट मान लो कोई आई तो उसके बारे में सरकार को बताते हैं। फिर एडवोकेसी और जनमत संग्रह, सेमिनार, नीति नोट और संवाद तंत्र के माध्यम से बताते हैं। फिर नीतिगत समितियों में भागीदारी, बजट पूर्व परामर्श लेना, सरकार इनसे परामर्श लेती है, औद्योगिक नीति बोर्ड से परामर्श लेती है सरकार, ये सब बताते हैं सरकार को। उद्यमिता और निवेश वातावरण सुदृढ़ बनाना, व्यवसाय संघ, नवाचार, प्रतिस्पर्धा और निवेश अनुकूल वातावरण, ये सब चीजें सरकार को बताते हैं। बस छोटा सा निष्कर्ष देना, समग्र रूप से व्यवसाय संघ नीति निर्माणताओं में डेटा, अनुभव, व्यवहारिक चीजें आपको प्रदान करती हैं, ठीक है। अब हमको सिंपल लिखा कैसे, अब यहां तक जिन्होंने देख लिया है वो यहां तक देख के जा सकते हैं, ठीक। अब आपको लिखना कैसे कि भारत में, अब मैंने भूमिका देखी है थोड़ी सी, ये देखिए जगह क्या है कि यहाँ पर जगह इस कॉपी में कम है, इसलिए ये आपको 1-2 लाइन आपको ज्यादा बड़ी दिख जाती है, बाकी इसको मैं 4 लाइन 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, भारत में लोकतांत्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक। जिनमें व्यवसायिक संघ में, बिजनेस एसोसिएशंस में, इंग्लिश ना भी लिखो कोई दिक्कत, मैंने लिख दिया समझाने के लिए, विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। ये संघ हैं जैसे CII, फिक्की, SHOM आदि, ये सरकार उद्योग के मध्य संवाद का प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। कौन, SHOM, CII, फिक्की, वही मैंने जो पहले चीजें बताई। फिर सार्वजनिक नीतियों में योगदान कैसे करते हैं, ये चीजें पहले नंबर, दूसरा नंबर और 3 नंबर में इसको मैंने पूरा खत्म कर दिया, 3 नंबर। तो इसको पहले नंबर मैंने क्या, ये संघ नीति निर्माताओं को विशेषज्ञता आधारित इनपुट प्रदान करते हैं, जैसे उदाहरण मैंने दे दिया, उद्योग डेटा, सेक्टर विशिष्ट चुनौतियां और वैश्विक प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सरकार को यथार्थपरक नीतियां बनाने में, कि वैश्विक संदर्भ में जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, उसको भी बताती है कि सर अमेरिका में ये चीजों को लेकर के जो है नीतियां बनी, आपको भी इस पर फॉलो करनी चाहिए, वहां पर देखिए कितना फायदा उनको हुआ है, देश हित में, उद्योग जगत में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ है, तो वो सरकार को इस तरह से नीतियां बनाने में योगदान करते हैं। फिर दूसरा क्या, जनमत निर्माण और एडवोकेसी के माध्यम से विभिन्न आर्थिक नीतियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे GST सुधार, श्रम कानूनों का सरलीकरण और निर्माण प्रोत्साहन नीति, कि मतलब कि ये सब चीजों पर फोकस रहना। फिर तीसरा क्या, ये समितियां समिति संरचनाओं और परामर्श तंत्रों शामिल होकर प्रत्यक्ष रूप से नीतिगत विकल्पों को प्रभावित करते हैं, जैसे बजट पूर्व परामर्श, औद्योगिक नीति समितियां और MSME सुधार समिति, ये सब चीजों के लिए ये सरकार को सलाह देती है, ठीक। फिर इसके बाद सीधे लिखना है, अंततः मैंने निष्कर्ष डाला, अंततः वे उद्यमिता, नवाचार और निवेश वातावरण को सुधारने हेतु सरकार को व्यवहारिक एवं उद्योग अनुकूल सुझाव देकर सार्वजनिक नीति को अधिक विकास उन्मुख और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। अब देखिए समाधान, मैंने बताया ना, समाधान के रूप में थोड़ा सा चर्चा की कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो ये क्या करेंगे, नवाचार लाएंगी, निवेश का वातावरण बता, ऐसा गवर्नेंस मतलब कि वातावरण बना देंगे कि वैश्विक निवेश जो है भारत में आने लगे। भाई नीतियां, जो सरकारी नीतियां उद्योग के लिए बनाई जा रही है, सरकार क्यों बना रही है, कि ज्यादा से ज्यादा FDI आ सके। तो FDI आने के लिए FPI या FDI आएंगी तो उसके लिए वातावरण अच्छा होगा ना, हमारा गवर्नेंस बेहतर होगा, है ना। न्यायपालिका का मतलब कोई कानून है तो न्यायालय में जाता है तो उसको जल्द से जल्द निवारण हो जाता है। तो सुधारने हेतु सरकार व्यवहारिक और उद्योग अनुकूल सुझाव देकर सार्वजनिक नीति को अधिक विकास उन्मुख, मतलब विकास होना चाहिए, उन्मुख प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ठीक। आराम से उत्तर हो गया 2021 का, इसको प्रैक्टिस करना, 44 का कल मैं इसको भी करा दूंगा कि एक कल्याणकारी राज्य में, अब कल्याणकारी राज्य आप लोग बताना क्या होता है, कि नैतिक अनिवार्यता, अब इसको थोड़ा सा एथिक्स से जोड़ दिया, नैतिक की बात कर दी, मोरल की, है ना। अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणी विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। धारणी विकास विश्लेषण कीजिए, अब इसको मैं कल अच्छे से बताऊंगा, बाकी आपको कुछ लग रहा हो तो कमेंट करना, मैं इस पे कल तो वैसे ही बताऊंगा, तो हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हो जो आप लोग सुझाव देंगे तो उसको भी मैं उसमें समाहित कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए कि देखिए जब आप पूरे पेपर पढ़ लोगे 1, 2, 3 और 4, जब चारों पढ़ लोगे तो फिर उत्तर और बेहतर आपका होगा, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे ये सब चीजें हो जाएंगी। तो आप जैसे एथिक्स पढ़ लोगे तो ये सब चीजों को धीरे धीरे 2-4 पॉइंट एथिक्स के डाल दिए, 2-4 पॉलिटी के डाल दिए, 2-4 इकोनॉमी के डाल दिए, 2-4 SDG डाल दिए, मान लो एनवायरमेंट के पॉइंट डाल दिए, हो गया उत्तर आपका। ऐसे तो लिखा जाता है। अब 2-4 का मतलब ये नहीं कि जो गवर्नेंस का है वो बिल्कुल किनारे कर दो और दूसरे पक्ष डाल दो उसमें, तो फिर इसको ध्यान रखना। और यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।